बहुत स्वागत है आपका गणेश ठाकुर जी। आप रंगोली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जी। और आपने जो है अभी जनसुराज जो है ज्वाइन किया है जी। जनसुराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी आवाज़ जहाँ तक आपके माध्यम से पहुँचेगी उस जनता को भी मैं कोटि कोटि नमन करते हुए मैं जन स्वराज के संबंध में आपको बताना चाहता हूँ। जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य होता है कि बिहार राज्य में स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर एवं सुदृढ़ शासन प्रणाली को प्रस्तुत करना। और ये सुदृढ़ शासन प्रणाली तभी संभव है सर जी जब हम इसका जो नींव होता है व्यक्ति से समाज, समाज से परिवार, परिवार से राज्य, राज्य से देश होता है। तो जब तक हम व्यक्ति निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम स्वच्छ, स्वस्थ, सुदृढ़ क्या कहते हैं शासन को नहीं दे पाएंगे, सरकार नहीं दे पाएंगे। इसलिए जन स्वराज अभियान ने यह व्यवस्था बनाई है कि सबसे पहले निचले नींव को मैं उसका वहाँ से निर्माण करूँ, व्यक्ति निर्माण, फिर समाज परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण और उसके बाद राज निर्माण करते हुए एक सुंदर देश प्रस्तुत कर सकूँ विश्व में। यही उनका मुख्य उद्देश्य है और इसी के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से वो चाह रहे हैं, हमारे प्रशांत जो इनके संस्थापक कहा जाए या सूत्रधार कहा जाए, वो चाह रहे हैं कि मैं एक समाज से योग्य चरित्रवान व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को इस शासन प्रणाली में प्रस्तुत कर सकूं और वो ताकि देश को एक अच्छी व्यवस्था दे सकें। यही इनका मुख्य उद्देश्य है। आपको लगता है कि जनसुराज में जो है प्रशांत किशोर की वजह से जो है इसमें अच्छे लोग आ रहे हैं? जी निश्चित रूप में, क्योंकि इनकी जो सोच है, इनकी जो विचारधारा है वो जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके है और जिसके परिणाम स्वरूप इसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग निस्वार्थ भाव से इसमें जुड़ करके अपना योगदान, अपने देश को समर्पण या राज्य को समर्पण ये करना चाह रहे हैं। अच्छे व्यक्ति इसमें आना भी चाह रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर जी की जो विचारधारा है वो बिल्कुल बेहतर और क्या कहते हैं निस्वार्थ भाव है, अच्छे वातावरण पैदा करके दे रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को अच्छा वातावरण अच्छा लगता है, इसलिए वो निश्चित रूप में अच्छे व्यक्ति इसमें ये अपना योगदान देंगे। तो इस बार जनसुराज जो है चुनाव लड़ रही है, विधानसभा चुनाव लड़ रही है बिहार में जी। कितने सीटों पर? वो 243 सीटों पर उसका लड़ने का ये है संकल्प है और साथ ही साथ 243 सीटों को वो हमको ऐसा लगता है कि शायद पाने की उसके भरपूर इच्छा है और पा भी लेगी। तो इसमें जो है क्या सभी समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी है इसमें? जी इसमें इसलिए कि ये जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके चल रहे हैं। ये किसी पार्टी से क्या कहते हैं, जो पिछली पार्टियां हैं उनसे किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल अकेला चल करके और बिहार राज्य को एक सुंदर सुदृढ़ सरकार की व्यवस्था दे रहे हैं। इसलिए सभी जातियों के लोग इसमें आ रहे हैं। तो इसमें जो है महिलाओं की कितनी भागीदारी रहेगी जनसुराज में? जी बहुत अच्छा प्रश्न है रत्नेश बाबू आपका कि भारत को नारी प्रधान देश भी कहा जाए, जैसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है उसी प्रकार भारत को नारी प्रधान देश भी कहा गया है। और यहाँ पर प्रशांत किशोर जी ये जानते हैं, उसे वेदों का भी अध्ययन है कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर क्या कहते हैं देवता भी निवास करते हैं। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और जब तक भारतवर्ष में नारियों का सम्मान होता रहा, जब तक भारतवर्ष में देवियों को नारियों को देवी समझा जाता रहा, तब तक भारत ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु और क्या कहते हैं अर्थ के क्षेत्र में सोने की चिड़िया और शासन के क्षेत्र में चक्रवर्ती शासक के रूप में जाना जाता रहा। जैसे ही हम अपनी नारियां को, अपनी माँ बहनों को हम क्या कहते हैं कठपुतली समझने लगे, दाई समझने लगे, दासी समझने लगे, बच्चे पैदा करने का मशीन समझने लगे, तब से हमारे देशों की स्थिति बदतर होती चली गई। ये अनुभव हमारे प्रशांत किशोर जी को भी है, इसलिए उसने महिलाओं को
क्या कहते हैं इसमें संरक्षण देकर या सहयोग करके महिलाओं को आगे लाने का वो ये प्रयत्न कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने पहली बार महिलाओं को 40 सीट पर लड़ाने का उन्होंने व्यवस्था बनाई है। 243 सीटों में 40 सीट फिर इसी तरह बढ़ती रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ महिलाओं को अर्थात जन स्वराज में महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा देने की बात सोची गई है। जन स्वराज का जिस प्रकार का विजन है, तो आपको क्या लगता है कि जन स्वराज के विजन से बिहार आने वाले 10 वर्षों में जो है देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो पाएगी? निश्चित रूपेण ये हमारा नहीं, ये प्रशांत किशोर जी का कहना है कि उनका जो विजन है या हम लोग जो विजन को देख रहे हैं कि जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर और निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही सभी का कोई ना कोई क्या कहते हैं स्वार्थ होता है और ये परिवारवाद इसमें व्यवस्था बनाई गई, लेकिन इसमें परिवारवाद नहीं है और निस्वार्थ भाव से जब सेवा करेंगे, सेवा प्रस्तुत करेंगे, निश्चित रूपेण 2 पंचवर्षीय योजनाओं में अर्थात 10 सालों में हमें ऐसा लगता है, विश्वास प्रतीत होता है कि 10 अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हमारे बिहार का भी 11वां स्थान होगा। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं। प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे? निश्चित रूपेण भाई साहब, इसलिए मैं दूरदर्शी कहना चाहूँगा कि साबित होंगे कि दूरदर्शी का अर्थ होता है जिस व्यक्ति को भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी हो, और ये जानकारी तभी होगी जबकि बहुत वर्षों तक अपने आप को तपाकर साधना करके परिणाम को हासिल करेंगे, वही व्यक्ति दूरदर्शी कहलाते हैं। वैसे श्रेणियों में हमारे प्रशांत किशोर जी भी आते हैं जो बहुत दिनों से हमारे देश के विभिन्न क्या कहते हैं योग्य राजनेताओं के साथ अपनी संगतिकरण करके उनसे कटु अनुभव लिया और पद यात्रा करके उन्होंने माने शहरों और गांवों का भी यात्रा पूरी की है और उस यात्रा के क्रम में उन्होंने देखा है व्यक्तियों से संपर्क करके, जनसंपर्क साध करके कि यहाँ के व्यक्तियों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इस क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं, इनका समाधान कैसे किया जाता है। इस ज्ञान को अर्जित करते हुए हमारे प्रशांत किशोर जी को हम कह सकते हैं कि वो एक क्या कहते हैं आगे चलकर दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने आप को तपाया, गलाया और जन सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। जन स्वराज का जो है वो विजन क्या है बिहार को लेकर? सबसे पहले तो जन स्वराज का विजन क्या है ये जाना जाए। हमारे राज्यों को जो निम्न स्तर पर ले गया है वो है जाति, वो है परिवारवाद, वो है धर्म, वो है संप्रदाय। साथ ही साथ हमारे सरकार की जो कमजोरी, जो वर्तमान में सरकार यहाँ शासन करती आ रही है, वो भौगोलिक क्या कहते हैं क्षेत्रों का अध्ययन नहीं कर पाती है, उनको अनुभव नहीं है या करना नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ जो भौगोलिक बिहार राज्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अलग अलग है। जैसे वर्तमान समय में हमारा जो सीमांचल है वो सीमांचल 3 नदियों से घिरा हुआ होता है, गंगा, कोसी और महानंदा, और तीनों की गोद में ये खेलते रहते हैं। कभी बाढ़ आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं, कभी सुखाड़ हो जाता है तो उसमें बालू की तरह मन ये होते हैं, परेशान हो जाते हैं, खेती नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो भी खेतियां यहाँ की जाती है उनकी भी समुचित व्यवस्था नहीं हमारे यहाँ है। जैसे मक्का का ज़्यादा उपज होता है, मक्का का उपज होने के बाद उनका मक्का से बनने वाले जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका इस्टेब्लिश नहीं है हमारे यहाँ। जैसे केला की खेती होती है हमारे यहाँ, उस केला से जो प्रोडक्ट जो होता है, उत्पादन केला होता है, उसमें जो बनता है चीज उसका फैक्ट्री नहीं है। उसी प्रकार मखाना की खेती हमारे यहाँ बहुत बाहुल्य मात्रा में होती है, लेकिन उस मखाना को भी बनाने का या प्रोडक्ट का तैयार करने का कोई फैक्ट्री नहीं है। लेकिन हमारे जन स्वराज ये संस्थापक जो सूत्रधार हैं, इनका कहना है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम भौगोलिक क्षेत्रों को भी मद्देनजर रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का वस्तुतः समाधान करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे ताकि हमारा विकास संभव हो सके। टेलीस्कोप न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।